Today's presentation is given by Riya Madan, Rinki Gupta, Pratigya and Ritika Jain. Our topic is, first one is schemes and act for special learner, and second schemes for preschooler, and third है कि स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज। आज हम अपनी प्रेजेंटेशन में स्कीम्स एंड एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन से एक्ट हैं जो स्पेशल लर्नर्स के लिए हैं और प्री स्कूलर्स के लिए हैं। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। The topic that I will be discussing in my presentation is schemes and acts for special children. First of all, the thing is, what do we mean by special children? Special children कौन होते हैं? Special children वो बच्चे होते हैं जिन्हें normal classroom settings में benefit नहीं होता and they need a special arrangement for their overall development. Special children हम उन्हें भी कहते हैं जिन्हें किसी टाइप की disability हो। तो मैं आज अपने प्रेजेंटेशन में कुछ स्कीम्स और एक्ट्स और वी कैन से प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करूँगी जो कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए डिज़ाइन करे गए थे या बने गए थे। So the first act is PWD Act 1995, Person with Disability Act 1995। अब अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें हम ओल्ड पर्सन, चिल्ड्रन, यंग पर्सन विद डिसेबिलिटी सबको देख रहे हैं और इसमें ये दिखाया गया है, ये डिपिक्ट किया गया है कि ऑल आर इक्वल, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। नाउ इंट्रोडक्शन। PWD है क्या? Person with disability means a person suffering from not less than 40% of any disability as certified by a medical authority। अगर कोई मेडिकल अथॉरिटी एक पर्सन की डिसेबिलिटी को 40% से ज़्यादा एक प्रोपोर्शन, एक रेशो बताती है, डिक्लेयर कर देती है, तो ही वो पर्सन डिसेबल पर्सन कहलाता है। अगर 40% से कम है उसका रेशो तो वो पर्सन डिसेबल नहीं कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन की विजुअल इम्पेयरमेंट जो है वो 40% से ज़्यादा है, देन ओनली ही विल बी कॉल्ड अ डिसेबल पर्सन। अगर 40% से कम है उसकी विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उसे हम डिसेबल नहीं कहेंगे। द पर्सन विद डिसेबिलिटी की मेन थीम क्या थी? मेन थीम थी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। Now the Person with Disability Act 1995 was passed by Lok Sabha in 12th December 1995 एंड ये एनफोर्समेंट में कब आया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब हुई विद रूल्स एंड रेगुलेशन? वो हुई थी February 7, 1995 में। अगर हम इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये एक्ट होल इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये एक्ट हर जगह इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट, इस एक्ट का मेन एम था कि जो पर्सन डिसेबल्ड है वो अपना फुल पार्टिसिपेशन दे पाए इन डे टू डे ऑपरेशंस और वो फुली कंट्रीब्यूट कर सके इन देयर nation building. Next, this act explains the equal opportunities. Equal opportunities provide करना ऐसे लोगों को, protection of rights and complete involvement of differently abled person. Now let us discuss some aims and objectives of the act. The act provides for both preventive and promotional aspects of the rehabilitation, जैसे कि फर्स्ट एजुकेशन, जैसे एक नॉर्मल पीपल को, नॉर्मल चाइल्ड को एजुकेशन की नीड होती है, उतने ही लेवल पर एक डिसेबल्ड चाइल्ड को एजुकेशन की नीड होती है अपनी डे टू डे लाइफ को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि एक नॉर्मल पीपल को एम्प्लॉयमेंट की नीड होती है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, वैसे ही डिसेबल्ड चाइल्ड को, डिसेबल्ड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग। अब कुछ डिसेबल्ड पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें इतना पोटेंशियल होता है कि अगर हम उन्हें कोई वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल कोर्स करा दें तो उस कोर्स को, उस एक स्किल को लेकर वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं
एक अच्छे लेवल पर. नेक्स्ट, रिजर्वेशन. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वी नो दैट डिसेबल चाइल्ड, एक नॉर्मल चाइल्ड के कंपैरिजन में जो एक डिसेबल चाइल्ड होता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत कम रहती है. तो उसको अच्छी परसेंटेज लाने के लिए एक रिजर्वेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ मेडिकल केयर. अब इन लोगों को मेडिकल केयर, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है हमें मुफ्त में, क्योंकि ये लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते. नेक्स्ट, टू क्रिएट अ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट. इनके लिए एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि अपने पोटेंशियल को और ब्रश अप कर सके. नेक्स्ट, टू काउंटर एक्ट एंड सिचुएशन ऑफ अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पर्सन. इन पर्सन को किसी भी एक्सप्लॉयटेशन से दूर रखना है. नेक्स्ट, टू मेक स्पेशल प्रोविजन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इनटू द सोशल मेन स्ट्रीम. नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होम है, उनके लिए अलग से होम्स को एस्टैब्लिश करना. अब पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंडर 7 डिसेबिलिटीज़ आती है. फर्स्ट, ब्लाइंडनेस. सेकंड, लो विजन. थर्ड, लिप्रोसी क्योर्ड. फोर्थ, मेंटल रिटार्डेशन. फिफ्थ, मेंटल इलनेस. सिक्स्थ, हियरिंग इम्पेयरमेंट. सेवेंथ, लोकोमोटर डिसेबिलिटी. Next act is the Mental Health Act 1987. According to WHO estimates, अगर हम WHO के सर्वे की बात करें तो ये देखा गया था कि there are more than 130 million people जो कि किसी ना किसी मेंटल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं. अब इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स इस एक्ट के क्या क्या थे वो एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम हेल्थ केयर for all in the foreseeable future, particularly the most vulnerable and underprivileged section of the population. तो बेसिक मिनिमम हेल्थ केयर सबको मिलनी चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन लोगों को ज़रूर मिलनी चाहिए जो वल्नरेबल और अंडर प्रिविलेज सेक्शन से बिलोंग करते हैं. सेकेंड, to encourage application of mental health knowledge in general health care and in the social development. Next, to promote community participation in mental health services development. community की participation को address करे किसमें mental health service development में, and to stimulate efforts towards self help in the community. Next, according to the acts, provision for the establishment of a central authority की establishment करनी है for mental health services. mental health services के लिए under the central government and state authority for mental health services under the state government was mentioned in the act. Next act is the Rehabilitation Council of India Act 1992. पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन इंडिया, इन लोगों को मोर देन 100 ईयर्स से रिहैबिलिटेशन सर्विसेज मिल रही है. हाउएवर, बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरसीआई के एस्टैब्लिशमेंट से पहले there were hardly any planned efforts made in India in the field for developing trained manpower. trained manpower को डेवलप करने के लिए कोई भी as such efforts नहीं किए गए थे और इसी वजह से lack of appropriate trained manpower की वजह से ही rehabilitation services कंट्री में expand नहीं हो पाई. expand करने में प्रॉब्लम आई, इश्यूज आए. अब अगर हम रिहैबिलिटेशन काउंसिल के एम्स के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट था ट्रेनिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स. सेकंड, टू स्टैंडर्डाइज द ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल्स डीलिंग विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. थर्ड, टू ग्रांट recognition to the institution running these training courses. Fourth, to maintain a central rehabilitation register of rehabilitation professional and to promote research in rehabilitation and special education. तो ये सब aims. Now RCI is the only institution, RCI only institution है जो कि टेक केयर करता है किसकी, मैन पावर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ एंटायर लाइफस्टाइल, दैट इज फिजिकल एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन, एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन,
vocational rehabilitation and social rehabilitation. The council has identified different categories. council ने different categories को identify करा है किसकी, rehabilitation professionals की, to satisfy the varied needs of the field and the target population. अब ये क्या थे, ये हम नीचे पढ़ते हैं. First, audiologists and speech therapists. Second, clinical psychologists. Third, hearing aid and ear mold technicians. Fourth, rehabilitation engineers and technicians. Fifth, special teachers for education and training the handicapped. Sixth, vocational counselors, employment officers and placement officers dealing with the handicapped. Seventh, multi-purpose rehabilitation therapists and technicians. Eighth, speech pathologist. Ninth, rehabilitation psychologist. 10th, rehabilitation social workers. 11th, rehabilitation practitioners in mental retardation. 12th, orientation and mobility specialist. 13th, community based rehabilitation professionals. 14th, rehabilitation counselors or administrators. 15th, prosthetists and orthotists. 16th, rehabilitation workshop managers. Next is the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability Act 1999. The National Trust इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंडर काम करती है, MSGE. MSGE क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब ये जो नेशनल ट्रस्ट है वो कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ पे काम करता है. सबसे पहले ऑटिज़म, जो लोग ऑटिज़म से सफ़र कर रहे हैं उन पे काम करता है. सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट. अब ये जो है एक्ट 1999 में आया था और किस एक्ट में इसको वो करा गया है रजिस्टर, एक्ट 44 में. नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1999. अब ये एक्ट जो है हर जगह इम्प्लीमेंट होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ऑल ओवर द इंडिया ये एक्ट एप्लीकेबल है. अगर हम फर्स्ट डिसेबिलिटी जो कि ऑटिज़म उसकी बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ कंडीशन ऑफ अनइवन स्किल डेवलपमेंट, मीन्स अनइवन कौशल विकास होता है इसमें, जो बेसिकली किसको इफेक्ट करता है, कम्युनिकेशन और सोशल एबिलिटीज़ ऑफ अ पर्सन. ऑटिज़म का जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है रिपीटेटिव बिहेवियर. इसमें जो चाइल्ड है वो रिपीटेटिव बिहेवियर शो करता है. नेक्स्ट डिसेबिलिटी इज सेरेब्रल पाल्सी. सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है, इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन. एक पर्सन की नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है जिसमें एबनॉर्मल मोटर कंट्रोल होता है. मोटर मीन्स हमें पता ही है कि एक फाइन मोटर होता है, ग्रोस मोटर होता है, तो इसमें एबनॉर्मल कंट्रोल होता है. एंड पोस्टर बनाने में, बैलेंस बनाने में भी इशू आता है. रिजल्टिंग फ्रॉम, इसका कॉज क्या होता है, या तो कोई इंजरी हुई हो, कब किस टाइम पे प्रीनेटल भी हो सकती है और पेरीनेटल भी हो सकती है, इन्फेंट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट में भी हो सकती है. इस कारण से सेरेब्रल पाल्सी एक बच्चे को हो सकती है. नेक्स्ट डिसेबिलिटी इज मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, इट मीन्स अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन. इसमें पर्सन के माइंड की इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है विच इज स्पेशली करेक्टराइज्ड बाय सब नॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि बच्चे की इंटेलिजेंस को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल लाइफ अपनी ऑपरेट नहीं कर पाता. डे टू डे ऑपरेशंस में भी उसे प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट डिसेबिलिटी है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़. इसमें बहुत कन्फ्यूजन आती है. एक टर्म होती है मल्टीपल डिसेबिलिटी और एक होती है एसोसिएटेड डिसेबिलिटी. एसोसिएटेड डिसेबिलिटी मीन्स किसी भी एक डिसेबिलिटी के साथ जब एक डिसेबिलिटी और हो जाती है, दैट इज़ एसोसिएटेड डिसेबिलिटी. जैसे कि अगर हम ADHD का केस देखें तो वो ऑटिज़म वाले बच्चों को हो जाती है, तो ये जो है वो होएगी एसोसिएटेड डिसेबिलिटी. इसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी नहीं कहेंगे.
अगर हम मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की डेफिनेशन देखें तो वो है इट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिसेबिलिटीज़, दो या दो से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ जब होती है एज डिफाइंड इन क्लॉज सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। अब नेशनल ट्रस्ट के अंडर बहुत सारी स्कीम्स थी। फर्स्ट थी घरौंडा। अब इस स्कीम में लाइफ लॉन्ग शेल्टर और केयर प्रोवाइड करते थे। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स देखें तो फर्स्ट था टू प्रोवाइड एन एश्योर्ड मिनिमम क्वालिटी ऑफ केयर सर्विसेज, की जो केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटी बेस्ड हो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ पर्सन्स विद किन पर्सन्स को विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट, टू एनकरेज असिस्टेड लिविंग्स विद इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी, इन लोगों को एक इंडिपेंडेंट लाइफ देना और एक लाइफ जिनमें उनकी अपनी एक डिग्निटी हो, रिस्पेक्ट हो। टू फैसिलिटेट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एश्योर्ड केयर सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्टैब्लिश करना ताकि उनकी जो केयर है वो थ्रू आउट द कंट्री अच्छी हो पाए। Now the next scheme is सहयोगी। ये स्कीम बेसिकली लॉन्च हुई थी टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ट्रेनिंग टू इंटरेस्टेड पर्सन, उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जो कि इंटरेस्टेड है टू बिकम केयर गिवर्स, किनके लिए, टू द नीडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट स्कीम इज जो कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट स्कीम इज प्रेरणा। प्रेरणा जो थी वो एक मार्केटिंग स्कीम थी नेशनल ट्रस्ट की, जिसका एक ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट वाइबल एंड वाइड स्प्रेड चैनल फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो कि कौन प्रोड्यूस करता था, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंडर ही कवर होती थी। नाउ नेक्स्ट स्कीम इज विकास डे केयर। अब दिस इज़ अ डे केयर स्कीम प्राइमरीली टू एक्सपैंड द रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये बेसिकली एक डे केयर स्कीम थी, किस लिए, टू एक्सपैंड द रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, किन के लिए, टू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ताकि वो अपनी इंटरपर्सनल और वोकेशनल स्किल्स को एनहांस कर पाए एज दे आर ऑन ट्रांजिशन टू हायर एज ग्रुप्स। इन एडिशन इट ऑल्सो हेल्प्स इन सपोर्टिंग फैमिली। अब ये जो है वो फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करता है, किनकी फैमिली मेम्बर्स को, ऑफ द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द PWDs, पर्सन विद डिसेबिलिटीज covered under the National Trust Act, to get some time during the day to fulfill their responsibilities. Now the next scheme is Disha, Early Intervention and School Readiness Scheme. दिस इज़ एन अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम। ये एक अर्ली इंटरवेंशन और स्कूल रेडीनेस, अर्ली इंटरवेंशन तो वी नो दैट एक माइनर स्टेज पर किसी भी डिसेबिलिटी को डिटेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड अर्ली इंटरवेंशन। तो ये एक अर्ली इंटरवेंशन और स्कूल रेडीनेस स्कीम थी फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए विद द 4 डिसेबिलिटीज़ कवर्ड अंडर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट दैट एम्स एट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग टू बोथ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये चिल्ड्रन और पेरेंट्स दोनों को ही काउंसलिंग प्रोवाइड करता था। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड मिनिमम फैसिलिटीज़ इन देयर दिशा सेंटर्स। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को मिनिमम फैसिलिटीज़ अपने दिशा सेंटर में प्रोवाइड करनी चाहिए, और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटीज़ टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ फॉर एटलीस्ट 4 hours in a day between 8 AM to 6 PM along with age specific activities करवानी है। Day care should be open for at least 21 days in a month, और the minimum attendance जो चाहिए that is 15 days for the National Trust to fund the person with disability. Batch size क्या रहेगा 20 and maximum number of person with disability allow वो होंगे 30%। एक बार जब सेंटर में मैक्सिमम बच्चे जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी वो एनरोल कर चुके हैं, उसके बाद एक भी एनरोलमेंट अलाउ नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज बढ़ते कदम। नाउ बढ़ते कदम एम्स एट community awareness, sensitization, social integration and mainstreaming of person with disability. अब इसके कुछ objectives हैं, जैसे कि फर्स्ट है raise awareness in the public regarding person with disability covered under the National Trust Act and encourage their inclusion in the society.
Next, social integration and participation of person with disability in all aspects of life. Third, disseminate information on prevention strategies for the disabilities under the National Trust Act. नेक्स्ट, सेंसिटाइज कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स को सेंसिटाइज करना. नेक्स्ट, पब्लिसाइज एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट्स ऑफ नेशनल ट्रस्ट स्कीम्स फॉर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन PWD and for families of PWDs. Increase representation in remote areas and in areas where National Trust is underrepresented. Next, spread awareness about myths and misconceptions about disability. जो भी myths और misconceptions है disabilities को लेके उसको clear करना और awareness create करना. Next, these schemes and programs are assessed by the person with disability and inclusion is achieved. इसके through inclusion जो है वो achieve होता है. Social workers have greater role in facilitating these resources to person with disability. Social workers इसमें बहुत important role play करते हैं. Social workers can also play the role of coordinator or manager of these programs using a multidisciplinary team. वो as a coordinator भी एक रोल प्ले कर सकते हैं यूजिंग अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ऑफ प्रोफेशनल्स एंड बाय अवेलिंग ऑल सच अवेलेबल स्कीम्स. नेक्स्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम बनाई गई थी दैट वाज स्कॉलरशिप फॉर डिसेबल. इसमें डिसेबल चिल्ड्रन जो कि हैंडीकैप्ड होते थे उनको एक स्कॉलरशिप मिलती थी मगर उन्हें 40% एटलीस्ट मार्क्स एनुअल एग्जामिनेशन में लाने होते थे. तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था. इससे उन बच्चों का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत. नाउ द लास्ट स्कीम इज़ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द हैंडीकैप्ड. और इसमें क्या होता था, जो हैंडीकैप पीपल थे उनको फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी. दैट्स ऑल. नाउ रिंकी एंड रितिका विल कंटिन्यू द प्रेजेंटेशन. स्कीम्स फॉर प्री स्कूलर. फर्स्ट है मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम की अगर ब्रीफ हिस्ट्री जाने तो 1960 में तमिलनाडु में के कमराज द्वारा इसको शुरू किया गया था सबसे पहले. उसके बाद 1982 में MG रामचंद्रन ने इसको एक्सपेंड किया, इसका विस्तार किया. उसके बाद 1995 में भारत सरकार द्वारा इसको इंडिया में लाया गया ताकि प्राइमरी एजुकेशन के जो बच्चे हैं यानी कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उन में पोषण संबंधी सुधार आ सके, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल सके. इसलिए इसको इंडिया में भारत सरकार द्वारा लाया गया ताकि जो वीकर्स फैमिली हैं, जो डिसएडवांटेजेस फैमिली हैं उनको भी सपोर्ट मिल सके. इसलिए इसको भारत सरकार द्वारा भारत में लाया गया. इसका जो मेन एम था इंट्रोडक्शन ऑफ मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम को भारत सरकार द्वारा 1995 में लॉन्च किया गया था और इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि बच्चों में न्यूट्रिशन संबंधी इम्प्रूवमेंट हो सके, पोषण संबंधी सुधार आ सके. और ये बच्चों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि इसमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करने में. एक बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है, सभी न्यूट्रिएंट्स जिसमें होते हैं उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. और बैलेंस डाइट प्रोवाइड करने में यह स्कीम जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. स्कीम्स फॉर प्री स्कूलर. फर्स्ट है मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम की अगर ब्रीफ हिस्ट्री जाने तो 1960 में तमिलनाडु में के कमराज द्वारा इसको शुरू किया गया था सबसे पहले. उसके बाद 1982 में MG रामचंद्रन ने इसको एक्सपेंड किया, इसका विस्तार किया. उसके बाद 1995 में भारत सरकार द्वारा इसको इंडिया में लाया गया ताकि प्राइमरी एजुकेशन के जो बच्चे हैं यानी कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उन में पोषण संबंधी सुधार आ सके, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल सके. इसलिए इसको इंडिया में भारत सरकार द्वारा लाया गया ताकि जो वीकर्स फैमिली हैं, जो डिसएडवांटेजेस फैमिली हैं उनको भी सपोर्ट मिल सके. इसलिए इसको भारत सरकार द्वारा भारत में लाया गया. इसका जो मेन एम था इंट्रोडक्शन ऑफ मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम को भारत सरकार द्वारा 1995 में लॉन्च किया गया था और इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि बच्चों में न्यूट्रिशन संबंधी इम्प्रूवमेंट हो सके, पोषण संबंधी सुधार आ सके. और ये बच्चों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि इसमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करने में. एक बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है, सभी न्यूट्रिएंट्स जिसमें होते हैं उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. और बैलेंस डाइट प्रोवाइड करने में यह स्कीम जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. एम्स ऑफ मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम के क्या एम्स हैं, क्या लक्ष्य हैं, इसकी बात करते हैं. फर्स्ट है टू अवॉइड क्लासरूम हंगर. क्लासरूम में जो भूखे बच्चे होते हैं जिनको फूड नहीं प्रोवाइड होता उन बच्चों
को अवॉइड करना भी इसका एम था। नेक्स्ट है टू इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस। स्कूल अटेंडेंस को बढ़ाना भी इसका एम था, क्योंकि अगर बच्चों में पोषण संबंधी बीमारियां हो जाती हैं तो उनकी स्कूल अनुपस्थिति हो जाती हैं, स्कूलों में अटेंडेंस कम हो जाती है, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं देते। अगर बच्चों को पोषण तत्व मिलेंगे, उनको एक ऐसा आहार मिलेगा जिसमें सभी पोषण तत्व होंगे, तो उनमें शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी, ऊर्जा प्रदान होगी, तो उनमें स्कूल अटेंडेंस भी बढ़ेगी। तो स्कूल अटेंडेंस को बढ़ाना भी इसका मेन एम था। नेक्स्ट टू इम्प्रूव सोशलाइजेशन अमंग स्टूडेंट। प्रत्येक बच्चे के समाजीकरण में सुधार करना भी इसका एम था। समाजीकरण क्या है, सोशलाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें समाज के अनुरूप रहना सिखाता है, एडजस्ट करना सिखाता है, समाज में हमारा क्या रोल है, हमें कैसे बिहेवियर करना है, इससे हमें अवेयर कराता है। तो सोशलाइजेशन में इम्प्रूव करना हर बच्चे का इसका एम था। नेक्स्ट है टू एड्रेस मेल न्यूट्रिशन। जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, जिनमें कुपोषण संबंधी बीमारियां हो रही हैं, उन बीमारियों को दूर करना भी इसका एम था। नेक्स्ट है टू एम्पावर वुमेन थ्रू एम्प्लॉयमेंट। इसका एक ये भी एम था कि महिलाओं को रोज़गार प्रदान करना इस स्कीम के थ्रू, क्योंकि आपने देखा होगा स्कूलों में जो मिड डे मील प्रोवाइड करती हैं वो अधिकतर महिलाएं होती हैं, तो इसके थ्रू महिलाओं को रोज़गार प्रदान किया जाता है। तो इसका एम यही था मेन कि वुमेन को रोज़गार प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द लिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत की लिटरेट पॉपुलेशन को में इम्प्रूवमेंट लाना, सुधार करना भी इसका एम था। अभी हमने इसके कुछ एम्स जाने, अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे कि इस स्कीम्स के क्या उद्देश्य थे। जैसे फर्स्ट है कि इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में प्रभावपूर्णता लाना, उनकी इफेक्टिवनेस में सुधार लाना। प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो कक्षा 8 तक के बच्चों की होती है। नेक्स्ट है कि अट्रैक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेजेस ग्रुप। जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं, यानी जो वीकर्स ग्रुप से हैं बिलोंग करते हैं, उनको इस की तरफ अट्रैक्ट करना, इस भोजन की तरफ अट्रैक्ट करना भी इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है टू रिड्यूस जेंडर गैप इन एजुकेशन। यानी जो शिक्षा में लिंग अंतर आ रहा है उसको कम करना भी इसका उद्देश्य था, क्योंकि ये जो मिड डे मील प्रोग्राम था वो लड़का तथा लड़की दोनों के लिए ही था। ये नहीं कि खाली लड़की के लिए, या फिर ये भी नहीं कि खाली लड़कों के लिए, ये दोनों के लिए था। जो जेंडर गैप आ रहा है शिक्षा में उसको दूर करना भी इसका उद्देश्य था। दोनों को समान इसमें समझा जाता था। प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ ऑननेस एंड सिक्योलरिज्म अमंग स्टूडेंट। प्रत्येक बच्चे में एकता और सामाजिकता की भावना को विकसित करना भी इसका उद्देश्य था, कि हर बच्चे एक मिलकर खाएं, बच्चों में एकता की भावना आए, सामाजिकता की भावना आए, कि सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें, अपने लंच को शेयर करें। इसका ये भी उद्देश्य था कि बच्चों में एकता और सामाजिकता की भावना विकसित करना। नेक्स्ट है कि कॉम्बैट्स ऑल डिसीज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन डिफिशेंसी। बच्चों में जो पोषण संबंधी बीमारियां हैं, चाहे वो मेल न्यूट्रिटिव है या कोई अदर डिफिशियंसी है, जितनी भी हमारी पोषण से संबंधी बीमारियां होती हैं उसको दूर करना भी इसका उद्देश्य था। एडवांटेजेस ऑफ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम के क्या लाभ हैं? फर्स्ट है इन्हेंसिंग स्कूल पार्टिसिपेशन। इसके आने से बच्चों की जो स्कूल की भागीदारी थी वो बढ़ी, क्योंकि बच्चों की स्कूल अटेंडेंस बढ़ी, बच्चे रोज़ स्कूल आने लगे तो उनका स्कूल। नेक्स्ट है कि अगर मिड डे मील स्कीम आई तो बच्चों के में लैंगिक समानता उत्पन्न हुई, क्योंकि ये जो स्कीम थी वो खाली लड़कों के लिए भी नहीं थी या फिर खाली लड़कियों के लिए भी नहीं थी। ये स्कीम जो थी वो दोनों के लिए थी। जो जेंडर गैप था वो दूर हुआ, एक जेंडर इक्विटी में इन्हेंस हुआ, तो ये भी एक बेनिफिट है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। बच्चों को इससे मनोवैज्ञानिक लाभ मिला, बच्चों में मेंटल एबिलिटी जो थी वो विकसित हुई, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ एक स्कूल के प्रति, एक पढ़ाई के प्रति, तो ये भी एक बेनिफिट है। फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को इससे हेल्थ भी अच्छी हुई, बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी हुई और डेवलपमेंट भी बच्चों का अच्छी तरह से होने लगे, चाहे वो फिज़िकल है या फिर मेंटल है या फिर सोशल वटेवर। इससे आने से बच्चों की हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तीनों में भी सुधार हुआ, क्योंकि बच्चों को एक न्यूट्रिशन फूड मिला। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग क्लासरूम हंगर। जो क्लासरूम में भूखे बच्चे थे जिनको फूड नहीं मिल पाता था, जो वीकर या फिर डिसएडवांटेजेस फैमिली से बिलोंग करते थे, वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, उनकी बच्चों को भी फूड प्रोवाइड हुआ, उनकी जो बीमारियां थी वो भी दूर हुई, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बेनिफिट है।
कंट्रीब्यूशन ऑफ मिड डे मील इन सोशलाइजेशन, समाजीकरण में मिड डे मील का क्या कंट्रीब्यूशन था, अब इसकी बात करते हैं। इट फोस्टर्स इन चिल्ड्रन द हैबिट ऑफ सिटिंग एंड ईटिंग टुगेदर, इससे बच्चों में एक साथ बैठने की, एक साथ बैठकर खाने की हैबिट जो है वो इनकलकेट हुई। इट प्रोमोट्स यूनिटी, बच्चों में यूनिटी प्रोमोट हुई, इससे बच्चों में सोशल क्वालिटीज़ डेवलप हुई, वो एक साथ मिलकर खाते थे, वो अपने खाने की शेयरिंग करके खाते थे, तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। तो समाजीकरण में भी इसने मिड डे मील ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बच्चों में एकता और सामाजिकता की भावना विकसित हुई एक दूसरे के प्रति। तो हम कह सकते हैं मिड डे मील ने समाजीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मिड डे मील को हमने जाना, तो अब हम इसका कंक्लूज़न देखें तो मिड डे मील ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महिलाओं को रोज़गार प्रदान करने में, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, बच्चों की पोषण संबंधी बीमारियों को दूर करने में, बच्चों में स्कूल पार्टिसिपेशन बढ़ाया, बच्चों की जो अटेंडेंस थी उनको इंक्रीज़ कराया। सेकंड, सर्व शिक्षा अभियान, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा का अधिकार सभी के लिए, ताकि सबको शिक्षा मिल सके, सभी तक शिक्षा पहुंच सके, इसलिए इसको चलाया गया था। इसका जो नेतृत्व था वो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। ऐसे जो है वो इसलिए लाया गया ताकि सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके, सबको शिक्षा का अधिकार मिल सके, और जो बच्चों की फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशियो कल्चरल स्थिति जो है, कंडीशन जो है, उसमें सुधार आ सके, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके, इसलिए इसको चलाया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसए, यानी एसएसए की क्या विशेषताएं हैं। जैसे फर्स्ट है कि बेस्ड ऑन यूनिवर्सलिटी, मतलब ये सार्वभौमिकता पर आधारित है। जो शिक्षा का अधिकार है वो सभी के लिए है, जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वो सभी के लिए शिक्षा का अधिकार। सेकेंड है कि पार्टिसिपेशन ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर अदर इंस्टीट्यूशन जो हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होता है, चाहे वो ARE है या फिर यूनिसेफ है, वो भी इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। टू प्रोड्यूस नेशनल इंटीग्रेशन, यानी ये राष्ट्रीय एकीकरण को उत्पादित करता है। इसमें नॉर्मल और डिसेबल दोनों बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, दोनों बच्चों को इंटीग्रेट किया जाता है और दोनों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय की इसमें स्थापना की जाती है, बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, उनकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है, तो एक सामाजिक न्याय की इसके अंदर स्थापना की जाती है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएसए पॉलिसी, एसएसए पॉलिसी के क्या उद्देश्य हैं, अब इसकी बात करते हैं। फर्स्ट है 8 ईयर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, यानी शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना 8 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। कि क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है कि जो बच्चों के अंदर क्वालिटी है, जो बच्चों के अंदर एबिलिटी है, स्किल्स है, उसको कैपेबिलिटी जो है उसके अंदर, उसको बाहर निकाल के लेके आना एक क्वालिटी एजुकेशन है। और क्वालिटी इन एजुकेशन है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, एक इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का फॉलो करना, उसके अच्छे मेथड्स का यूज़ करना। थर्ड है कि टू फुलफिल द गैप बिटवीन रीजन्स एंड जेंडर इन इक्वालिटी, मतलब जो जेंडर के बेस पर जो भी गैप आ रहा है शिक्षा में, उसको दूर करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ये जो शिक्षा का अधिकार था वो लड़का तथा लड़की दोनों के लिए था, दोनों को ही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेने का अधिकार था। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसको दूर करता है, लैंगिक असमानता को दूर करना भी इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू एजुकेशन, इसका उद्देश्य ये भी था कि एजुकेशन के थ्रू कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करना मैक्सिमम, क्योंकि अगर स्कूलों में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है तो बहुत हेल्प मिलती है स्कूल को डिसीजन मेकिंग में भी, और अदर चीज़ों में भी कम्युनिटी से स्कूल्स को बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है टू वैल्यूज़ डेवलप थ्रू एजुकेशन, यानी शिक्षा के माध्यम से बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को डेवलप करना भी इसका एक उद्देश्य था। कि ये वैल्यूज़ जो होती हैं वो कल्चरल से रिलेटेड भी हो सकती हैं, कि बच्चे जो हैं एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानें और उनको एक क्वालिटी प्रमोट हो उनके अंदर, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, बच्चों के अंदर पेशेंस हो, बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज़ डेवलप हो, वो एक दूसरे को कॉर्पोरेट करें, सहानुभूति रखें एक दूसरे के प्रति। तो ये ऐसी वैल्यूज़ को विकसित करना भी एक इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि रिमूव सोशल डिफरेंसेस एंड रीजनल डिफरेंसेस, मतलब बच्चों के अंदर जो भी
सोशल और रीजनल डिफरेंसेस आ जाते हैं तो उनको रिमूव करना भी इसका उद्देश्य था कि जो सामाजिक रूप से और जो धार्मिक रूप से डिफरेंसेस आते हैं तो उनको कम करना भी इसका एक उद्देश्य था कि सभी को समान समझना है, इक्वलिटी समझना है, कोई किसी को डिफरेंस नहीं समझेगा, कोई किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट नेशनल लेवल, यानी एक राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना, एक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, बच्चों को करिकुलम एक ऐसा बनाना जो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो, एक बच्चों को एक्टिविटीज़ और प्ले के माध्यम से पढ़ाना, बच्चों को फिज़िकल मटेरियल प्रोवाइड करना ताकि इनका डेवलपमेंट अच्छे से हो, एक ऐसी अच्छी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना जिससे बच्चों के अंदर वैल्यूज़ हों, उनको एक यूज़फुल नॉलेज मिले। तो ये भी इसका एक उद्देश्य था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना। अब हम देखेंगे कि एसएसए पॉलिसी जो है वो क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे फर्स्ट है एसएसए पॉलिसी प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ टू स्कूल्स बाय सिलेक्शन ऑफ टीचर्स। एसएसए पॉलिसी जो है शिक्षा से संबंधित फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, अच्छी टीचर्स का सिलेक्शन करती है। जैसे नेक्स्ट है देयर शुड बी रेशियो ऑफ 1:40 स्टूडेंट्स ऑफ 1 इन द क्लास, यानी एक क्लास में 1:40 रेशियो होता है कि अगर क्लासरूम में 40 स्टूडेंट हैं तो एक टीचर उनके साथ होगी। नेक्स्ट है देयर शुड बी 1 स्कूल इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड होम, यानी ये एसएसए पॉलिसी जो है वो बच्चों के घर से 1 किलोमीटर दूरी पर स्कूल बच्चों को प्रोवाइड करती है ताकि सभी बच्चे शिक्षा ले सकें, सभी एक पढ़ लिख सकें। इसलिए बच्चों को ये 1 किलोमीटर की दूरी के डिस्टेंस पर बच्चों को स्कूल प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कि ये एसएसए पॉलिसी जो है बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक देती है ताकि बच्चे पढ़ सकें, लिख सकें उसके अंदर, तो इसलिए बच्चों को ये फ्री बुक्स प्रोवाइड करती है। ये लड़का लड़की दोनों के लिए ही है, ये नहीं है कि खाली लड़कियों को ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं या फिर खाली लड़कों को मिलती है, ऐसा नहीं है। दोनों ही जेंडर के बेस पर दोनों को ही बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं और अन्य फैसिलिटीज़ भी ये दोनों के लिए हैं। नेक्स्ट है कि स्कूल बिल्डिंग बच्चों को मिलती है इसके अंदर, और बिल्डिंग के अंदर क्लासरूम्स मिलती हैं जहाँ बच्चे बैठ सकें। क्लासरूम के अंदर बेंचेस अवेलेबल होते हैं जिस पर बच्चे बैठ सकें। और नेक्स्ट है कि फंड्स रिगार्डिंग टीचर लर्निंग मटेरियल्स, इसके अंदर बच्चों को लर्निंग मटेरियल्स के लिए फ़ंड होता है ताकि बच्चों के लिए लर्निंग मटेरियल्स को जो है वो परचेज़ किया जा सके। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स वो होते हैं जो जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो यूज़ किए जाते हैं जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए, वो इंटरेस्ट के साथ अपनी नॉलेज को गेन कर सकें। इसलिए ये बच्चों को एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के लिए भी फ़ंड प्रोवाइड करती है ताकि टीचर जो है उनको परचेज़ कर सके। नेक्स्ट है टू गिव ट्रेनिंग टू टीचर्स, मतलब इसमें ट्रेनिंग टीचर्स प्रोवाइड की जाती हैं क्योंकि इसमें बच्चों डिसेबल भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं। और अगर एक स्पेशल ट्रेनिंग टीचर्स प्रोवाइड होगी तो वो इस बच्चों की स्पेशल नीड्स को भी समझेगी, वो बच्चों को डायग्नोस करके प्रिकॉशंस भी बता सकेगी और वो बच्चों को एक फ्लेक्सिबल और एक स्पेशल करिकुलम बना सकेगी। तो ये बच्चों को एक ट्रेनिंग टीचर्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड लर्निंग फैसिलिटीज़ टू डिसेबल चिल्ड्रन, ये डिसेबल चिल्ड्रनों के लिए भी एक लर्निंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि डिसेबल बच्चे भी आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर सके और उनकी स्पेशल नीड्स को समझती है। ये प्रोविज़न्स अंडर एसएसए पॉलिसी किसी के अंदर कुछ प्रोविज़न्स हैं, कुछ प्रावधान आए हैं। जैसे फर्स्ट है कि इंटरवेंशन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब इसमें ईसीसी का हस्तक्षेप होना अनिवार्य है क्योंकि ईसीसी जो होता है वो बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए रेडी करता है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए बच्चों को प्रिपेयर करता है। तो बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये ज़रूरी होता है, तो इसमें ईसीसी का हस्तक्षेप होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रोविज़न्स ऑफ प्रोसेस बेस्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब एक प्रोविज़न है कि इसमें कम्युनिटी की भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि कम्युनिटी की भागीदारी स्कूल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट है कि फ्री टेक्स्ट बुक टू ऑल गर्ल्स SC/ST चिल्ड्रन एज एट प्रेजेंट, मतलब बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक देनी है, किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सभी गर्ल्स हो सभी बॉयज़ हों उनको बुक्स प्रोवाइड करनी है।
चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी SC ST जनरल किसी से भी बिलोंग करता है, किसी कोई भी रिलीजन है उसका, हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। सभी गर्ल्स को और सभी बॉयज़ को फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है मिड डे मील प्रोग्राम। स्कूल्स के अंदर मिड डे मील प्रोग्राम होना चाहिए, बच्चों को रोज़ मिड डे मील प्रोवाइड होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी का, और टीचर को भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए उसके अंदर, और रोज़ मेन्यू के अकॉर्डिंग मिड डे मील बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये भी एक प्रोविज़न है। नेक्स्ट है एट लीवर 50% टीचर टू बी अपॉइंटेड हैव टू बी वुमेन। मतलब स्कूल्स के अंदर 50% टीचर्स जो होती हैं वो वुमेन होती हैं, क्योंकि वुमेन जो होती है वो बच्चों को अच्छे से डील करना उनको आता है, उनको कैसे हैंडल करना है ये एक वुमेन टीचर को अच्छे से आता है। कंक्लूज़न, एसएससी का कंक्लूज़न देखें तो ये महत्वपूर्ण वो निकलता है कि शिक्षा सफलता का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसको एसएससी पॉलिसी समझती है, और इसलिए इसने बच्चों के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल्स बच्चों को प्रोवाइड किए हैं, ताकि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही शिक्षा ग्रहण कर सकें, शिक्षा ले सकें। और ये एसएससी जो पॉलिसी है वो बच्चों को एक इंक्लूसिव एजुकेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें नॉर्मल और डिसेबल बच्चे दोनों ही होते हैं, और उनके लिए एक मल्टी मॉडल तकनीक को अपनाया जाता है जो कि दोनों के लिए ही यूज़फुल हो सके। दोनों के लिए ही इसमें समान अवसर हैं, किसी के आधार पर भी कोई इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, दोनों को ही फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड की जाती हैं, दोनों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। इसमें एक स्पेशल ट्रेनिंग टीचर्स प्रोवाइड की जाती है, बच्चों को फिजिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्री टेक्स्ट बुक दी जाती हैं, पीने के लिए पानी दिया जाता है, बैठने के लिए क्लासरूम्स हैं, डेस्क हैं, ये अवेलेबल बच्चों को दिए जाते हैं। और जो बच्चे चल नहीं सकते उनके लिए व्हील चेयर इसके अंदर प्रोवाइड्स की जाती हैं। तो दोनों की स्पेशल नीड्स को इसके अंदर समझा जाता है, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। थर्ड है ICCW, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, जिसे हिंदी में भारतीय बाल कल्याण परिषद कहते हैं। इसको 1952 में यूनिसेफ के सहयोग द्वारा चलाया गया था। ये ICCW एक धर्मनिरपेक्ष, राजनीतिक और गैर लाभकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों की देखरेख करना, और बच्चों के साथ साथ उनकी माताओं की देखरेख करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ICCW के, जो निम्न प्रकार से हैं, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि to ensure for the children their basic human right to survival, physical, mental and social development and opportunity to grow to their full potential। मतलब ये बालकों के विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन राइट्स को सुनिश्चित करता है, जो फिज़िकल, सामाजिक, मेंटल हर एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, और बच्चे के डेवलप हो सके, बच्चे ग्रो कर सके, उसके लिए निम्न अवसर प्रदान करता है, और उसके लिए ह्यूमन राइट्स को सुनिश्चित करता है। इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि टू वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट नेगलेक्ट, अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन। मतलब इसका एक उद्देश्य ये है कि ये बच्चों के साथ जो भी शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार होता है या यौन शोषण जो बच्चों के साथ हो रहे हैं, तो उसको रोकता है, और उनसे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इनिशिएट, सपोर्ट और अंडरटेक any activity for betterment of families and communities which will ultimately enhance the quality of life for children। मतलब इसका ये उद्देश्य है कि ये पेरेंट्स को और कम्युनिटी को सपोर्ट करता है कि वो हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, ताकि बच्चे की जीवन में भी सुधार आ सके, क्योंकि बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से सीखते हैं। अगर पेरेंट्स खुद एक बच्चे के लिए रोल मॉडल होंगे, वो उसको सपोर्ट करेंगे, तो तभी बच्चे की लाइफ में भी सुधार होगा। तो ये पेरेंट्स और कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है लॉन्चिंग स्पेशल इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग पार्टिसिपेशन राइट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब ये बच्चों के लिए कुछ राइट्स को निर्धारण करता है, कुछ पॉलिसीज़ बनाता है, ताकि बच्चे अपने आप में ग्रो कर सकें, अपना ओवरऑल डेवलप कर सकें, अपना फुल पार्टिसिपेशन दे सके। तो नीतियों का निर्धारण करना, कुछ अधिकारों को सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। इसका नेक्स्ट उद्देश्य है कि विकलांग बच्चों के लिए योजना बनाना, क्योंकि इस ICCW में भी ये भी इंटीग्रेटेड है कि इसमें नॉर्मल और डिसेबल दोनों बच्चों को शामिल किया जाता है। तो इसमें नॉर्मल बच्चों के लिए पार्टिसिपेशन पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन डिसेबल बच्चों के भी फुल पार्टिसिपेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उनके लिए भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनके लिए भी राइट्स को सुनिश्चित किया जाता है। और स्कूलों में
लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ ऐसे लर्निंग मटेरियल्स भी बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिससे बच्चे डेवलप हो सकें। और अगर हम बात करें कि बच्चों की माताओं की देखरेख से संबंधित इसका क्या उद्देश्य है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये निम्न कार्यक्रम चलाने का काम करता है। निम्न कार्यक्रम को चलाना इसका एक उद्देश्य है महत्वपूर्ण। अब हमने इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। अब हम बात करेंगे कि ये बच्चों को विभिन्न बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर कुछ बीमारियां हैं जैसे एक्यूट इलनेस हो सकती है, कोई क्रोनिक इलनेस है, मतलब जिसमें फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव या अदर कोई अबनॉर्मलिटी है, कोई डिसेबिलिटी है बच्चों को, जिससे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो उससे भी कुछ केयर प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक्सरे का यूज़ करता है, ये कुछ रेफरल सर्विस देता है बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है कि जिससे बच्चे के प्रत्यक्षीकरण इम्यूनिटी बढ़ सके और बच्चों कोई संक्रमण ना लगे, कोई ऐसा रोग ना लगे जो एक दूसरे से फैलता है, और बच्चों को न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस देता है, हेल्थ चेकअप बच्चों का कराता रहता है टाइम टू टाइम, ये फैमिली प्लानिंग वेलफेयर करता है, बच्चों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये निम्न डिसेबिलिटी वाले बच्चों को निम्न प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है, और नॉर्मल बच्चों का भी समय समय पर हेल्थ चेकअप कराता रहता है, और कुछ रेफरल सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड इसके अंदर की जाती हैं, और न्यूट्रिटिव फूड भी प्रोवाइड किया जाता है जिन बच्चों में पोषण तत्वों की कमी होती है। वैसे ये सभी के लिए ही होता है, लेकिन मतलब जिन सब में पोषण तत्वों की कमी है, जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रिवेंशन है। एक डब्ल्यू के बारे में जानने के बाद एक कंक्लूज़न निकालें तो ये निकलता है कि ये बच्चों की देखरेख के साथ साथ उनके माताओं की देखरेख भी करता है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए भी कार्यक्रम चलाता है, बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके फुल पार्टिसिपेशन के लिए पॉलिसीज़ वगैरह, बच्चों के लिए ह्यूमन राइट्स को सुनिश्चित करता है, उनको निर्धारित करता है, और जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए भी रेफरल सर्विसेज, उनके लिए हेल्थ चेकअप, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्थ चेकअप की सुविधा होती है, दोनों को मिड डे मील प्रोवाइड किए जाते हैं, दोनों को ही ये प्रिवेंटिव केयर देता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं बच्चों के लिए। स्कीम आती है राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रच योजना। ये जो 2006 में इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार द्वारा, जो कार्यशील माताएं हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया था ताकि उनकी देखरेख हो सके, उनको हेल्प मिल सके, इसलिए इस राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रच योजना को शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा 2006 में। अब हम के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि क्रच का मतलब क्या होता है, क्रच क्या होती है। क्रच एक ऐसी सुविधा होती है जो कार्यशील माताएं यानी जो वर्किंग मदर्स होती हैं उनको एक सेफ वातावरण प्रदान करने के लिए ये चलाई जाती है, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों को निरीक्षण किया जाता है, उनके लिए सीखने वाला एक वातावरण प्रदान किया जाता है, ताकि जो कार्यशील महिलाएं हैं, जो वर्किंग महिलाएं हैं, उसमें वो क्रच में बच्चों को छोड़कर जा सकें और बच्चों को एक फ्रीली एनवायरनमेंट मिल सके, उनकी लर्निंग को बढ़ावा मिल सके, इसलिए क्रच को बनाया जाता है। तो मतलब क्रच एक ऐसी सुविधा है जो कार्यशील माताओं को एक सुरक्षित वातावरण, उनके बच्चों के सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में हेल्प करती है, उनकी लर्निंग को बढ़ाने में हेल्प करती है। क्रच के भी कुछ कार्य होते हैं, जैसे ये बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करती है जिसमें सभी न्यूट्रिशन होते हैं, जो विटामिन, कैल्शियम वगैरह सभी जिसमें न्यूट्रिशन होते हैं, वो एक ऐसा भोजन बच्चों को प्रोवाइड करती है। बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है जिसमें किसी भी प्रकार का बच्चे के साथ शारीरिक या यौन शोषण नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई भौतिक रूप से कोई टॉर्चर नहीं किया जाता जिसके अंदर बच्चों को, और ये बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी ध्यान देती है। बच्चों के साथ कुछ खेलने के लिए भी इसमें अभिप्रेरित किया जाता है। बच्चों इसमें जो कार्य करते हैं, जो भी व्यक्ति वो बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके लिए लर्निंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में, बच्चों के न्यूट्रिशन संबंधी सुधार में भी। अब हम जानते हैं कि राजीव गांधी क्रच योजना क्या होती है। बच्चों की देखभाल के लिए, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको चलाया गया था। जो कार्यशील माताएं हैं उनकी देखभाल के लिए, उनके कल्याण के लिए इस क्रच को शुरू किया गया ताकि उन्हें सहायता मिल सके, इसलिए इसको शुरू किया गया था।
तथा इस स्क्रैच में कम से कम 25 बच्चे होते हैं, जिस पर जिससे कि सभी बच्चों पर आसानी से ध्यान केंद्रित व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। इस स्क्रैच में जो इसको मैनेज करते हैं, इसके लिए कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ हेल्पर्स होते हैं, जो बच्चों की देखरेख करते हैं, उनको एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। और इस स्क्रैच के अंदर बच्चों के लिए हेल्थ से संबंधित फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। बच्चों को एक न्यूट्रिटिव फूड्स प्रदान किया जाता है। उनके लिए एक नॉन फॉर्मल प्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, मतलब उनके लिए एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है अनौपचारिक रूप से, ताकि बच्चे जो हैं औपचारिक शिक्षा के लिए रेडी हो सकें। इसलिए इसमें अनौपचारिक शिक्षा प्रोवाइड स्कीम्स के इस क्रच के कुछ महत्व हैं, कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो ये प्रोवाइड करती है। जैसे ये कार्यशील माताओं की देखभाल करती है, ठीक है, जो 0 से 6 वर्ष तक के जिनके बच्चे होते हैं उनको ये देखभाल करती है। बच्चों के चहुमुखी विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, मतलब बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, कॉग्निटिव है, सोशल है, हर एक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स पर ये ध्यान केंद्रित करती है। हर इस क्रच में कम से कम 25 बच्चे होते हैं, जिसपे हर बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान दिया जाता है हर बच्चे के। और ये बच्चों को पोषण प्रदान करती है, बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करती है, जैसे टीकाकरण लगवाना। इसमें इस क्रच में बच्चों को कुछ मनोरंजन क्रियाएं भी कराई जाती हैं, ताकि वो औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। इसलिए इसमें कुछ मनोरंजन क्रियाएं भी बच्चों के साथ करी जाती हैं, और कुछ लर्निंग मटेरियल्स भी इसमें बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण स्कीम है बच्चों के लिए, और बच्चों कार्यशील माताओं के लिए भी ये बहुत प्रकार से लाभकारी है। अब इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ करी जाती हैं जो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है एडवोकेटिंग चिल्ड्रन राइट्स, यानी बच्चों के अधिकार को ये सुनिश्चित करती है। ये क्रच कार्यशील माताओं के लिए काम करती है। ये क्रच कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती है। ये बच्चों के लिए देखभाल सर्विसेज, कुछ जैसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बच्चों को प्रदान करती है, जैसे उनका हेल्थ चेकअप कराना, उनको एक अच्छा भोजन प्रोवाइड करना भी ये बच्चों को निम्न प्रकार से सुविधा प्रदान करती है। बच्चों के लिए ये कुछ ऐसी गतिविधियाँ क्रियाकलाप करती है। बच्चों के साथ कुछ मनोरंजन क्रियाएं भी इसके अंदर कराई जाती हैं। अब हम इसकी कंक्लूज़न की बात करें तो राजीव गांधी राष्ट्रीय कृषि योजना जो है कार्यशील माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस कार्यशील माताओं के बच्चों को इसमें एक ऐसा सुरक्षित वातावरण भी प्रदान किया जाता है। उनके लिए निम्न फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, बच्चे का वृद्धि एवं विकास होता है, बच्चों का समग्र विकास होता है, और बच्चे को औपचारिक शिक्षा के लिए भी इसमें तैयार किया जाता है उनके साथ, क्योंकि कुछ मनोरंजन क्रियाएँ कराई जाती हैं। तो ये क्रच जो है वो वर्किंग महिलाएं जो होती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। फिफ्थ स्कीम आती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि ये महत्वपूर्ण स्कीम है, जो खास कर कि लड़कियों के लिए बनाई गई है, ताकि लड़कियां जो हैं वो बच सकें, उनको भी एक शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड हो सके, उनका भी जो रेशो है वो भी बढ़ सके। इसलिए इस स्कीम को चलाया गया। इस स्कीम को नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था, ताकि जो लड़कियों का सेक्स रेशियो है उसमें इंक्रीजमेंट हो सके, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। इस स्कीम को चलाया गया था। इस स्कीम को 22 जनवरी 2015 में चलाया गया था। सबसे पहले इसको पानीपत हरियाणा में शुरू किया गया था। ये महिलाओं और बाल विकास और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इस स्कीम से बच्चों के सेक्स रेशियो पर मतलब गर्ल्स सेक्स रेशियो पर अधिक प्रभाव पड़ता है, और ये महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के राइट्स पर भी ध्यान केंद्रित करती है, कि महिलाएं के क्या अधिकार हैं उन पर ध्यान केंद्रित करती है, कि उनको भी बाहर जाने का अधिकार है, उनको भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है, इस पर ध्यान केंद्रित करती है। और जो लिंग अनुपात है उसमें जो गिरावट आ रही है उसको ये बढ़ाती है।
इस स्कीम्स के कुछ फीचर्स हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री। देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो में इम्प्रूवमेंट इससे आया, इस स्कीम्स के आने से, क्योंकि गर्ल्स को पहले जन्म के समय मार दिया जाता था, लेकिन इसकी स्कीम्स के आने से कुछ लोग इससे अवेयर हुए। नेक्स्ट इसका फीचर है कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स विल बी इंश्योर्ड, मतलब महिलाओं के लिए शिक्षा को सुनिश्चित करना भी एक इसकी विशेषता है कि ये महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देता है, उनके शिक्षा के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करता है। इस स्कीम्स के आने से काफ़ी हद तक महिलाएं को पढ़ाया भी जा रहा है, क्योंकि नाम इसकी स्कीम का क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लड़कियों को बचाया भी जा रहा है और पढ़ाया भी जा रहा है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ये बाल विवाह को भी रोकता है, क्योंकि पहले महिलाओं की, गर्ल्स की 14 वर्ष में शादी कर दी जाती थी, उनको शिक्षा से दूर रखा जाता था, स्कूल से नाम कटा दिया जाता था और उनकी शादी कर दी जाती थी। तो इससे भी ये सुरक्षा प्रदान करता है, बाल विवाह को रोकता है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड। ये गर्ल्स के अस्तित्व पर भी ध्यान केंद्रित करता है, उनके राइट्स पर ध्यान केंद्रित करता है, उनको निम्न प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि गर्ल्स के साथ आजकल यौन शोषण, शारीरिक शोषण, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही हैं, तो इससे भी ये महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और उनके साथ जो भी ये दुर्व्यवहार होते हैं उनको रोकता है। इस स्कीम्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस स्कीम्स को लाने का क्या उद्देश्य था। जैसे फर्स्ट है टू प्रमोट प्राइमरी एजुकेशन अमंग द इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, मतलब जो ऐसी लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स के पास उनको शिक्षित करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए ये कुछ स्कूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि महिलाएं आसानी से वहाँ पढ़ सकें। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, तो महिलाओं की शिक्षा के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करना इसका एक उद्देश्य था। नेक्स्ट था इसका उद्देश्य कि प्रिवेंट जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, यानी लिंग आधारित चयनात्मक उन्मूलन को रोकता है। ये कि जो भी जब बच्चा पैदा होता है तो लिंग आधारित चयनात्मक उस प्रक्रिया को रोकता है कि जो भी, चाहे लड़का है चाहे लड़की, दोनों को हमें एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि लड़की है तो उसको मारना है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों ही सेक्स रेशियो को एक्सेप्ट करना है। ये भी इसका एक उद्देश्य था कि लिंग आधारित सेक्स चयनात्मक उन्मूलन को रोकना। नेक्स्ट आता है इसका ऑब्जेक्टिव कि इंश्योर सर्वाइवर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना, जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसको रोकना, जो उनके साथ यौन शोषण हो रहा है उसको रोकना, उसको हर तरह से सुरक्षा प्रदान करना भी इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है टू इंश्योर एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, महिलाओं की सुरक्षा शिक्षा को सुनिश्चित करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ताकि महिलाएं भी अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें, लड़कों के साथ कंधा मिलाकर चल सकें, इसलिए इस स्कीम्स को लाया गया। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव था कि टू रिड्यूस मेल न्यूट्रिशन थ्रू न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, मतलब कुपोषण में कमी लाना, क्योंकि लड़कियों को भी मिड डे मील प्रोग्राम उसके लिए भी चलाया गया था और महिलाओं को भी, गर्ल्स को भी स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता था, तो उनमें जो भी गर्ल्स जो कुपोषण का शिकार थी तो उस बीमारी को दूर करना भी इसका एक उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि टू वर्क फॉर अपलिफ्टिंग पुअर रूरल विलेज चिल्ड्रन फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी जो गरीब लड़कियां हैं जो गाँवों में रहती हैं उनके समग्र विकास के लिए भी इन्होंने कुछ उन्मूलन करा, इसने कुछ उनके लिए भी काम किया है इस स्कीम ने, ताकि वहाँ की जो गांव में रहने वाली लड़कियां हैं उनका भी डेवलपमेंट हो सके, वो भी पढ़ सकें, वो भी एक सुरक्षित रह सकें, तो उसके लिए भी इस स्कीम द्वारा काम किया गया था। नेक्स्ट है टू प्रमोट नोटबुक्स प्रोवाइड की गई, बुक्स वगैरह प्रोवाइड की गई, स्टेशनरीज़ का सामान महिलाओं को, गर्ल्स को मिला, जैसे पेंसिल, रबड़, कटर, शार्पनर, कलर्स, इन सब चीज़ों से भी इनको फैसिलिटीज़ मिली। ये भी इनको आसानी से प्रोवाइड किए गए ताकि के पास अगर पैसे नहीं हैं तो इनको ईज़िली प्रोवाइड हो सके। स्कूल्स बैग्स रख दिए गए, ड्रेसेस दी गई पहनने के लिए, और भोजन भी स्कूल से इनको प्रोवाइड किया गया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से रिलेटेड हमारा भी कुछ रोल बनता है कि हमें भी चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाना है। जो पेरेंट्स चाइल्ड को मार देते हैं उनकी हत्या होने से हमें रोकनी है। नेक्स्ट है कि हमें बालिकाओं को समान समझना है और जेंडर इक्वलिटी पर फोकस करना है। हमें जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है। अगर हम एक टीचर अगर स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं तो अगर वहाँ लड़का लड़की दोनों इंक्लूड हैं तो हमें दोनों को समान समझना है। लड़कियों को भी एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रोवाइड करनी है और लड़कों को भी, दोनों को ही समान समझना है। हमें एक लड़की का भी बेहतर भविष्य बनाना है, उनके एक अच्छे फ्यूचर पर ध्यान केंद्रित करना है। अब हम इस स्कीम का कंक्लूज़न निकालें तो इस स्कीम ने बेटियों के लिए, लड़कियों के शिक्षा के लिए, उनके चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। जो महिलाएं गांवों में रह रही हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, फिज़िकली जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है उसको रोकने के लिए, उनको उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी इसने महत्वपूर्ण काम किया है। इसमें एक है बुलंद आवाज़, इसने बेटियों के फ्यूचर के लिए बहुत काम किया है और इसने मतलब बच्चों की एजुकेशन के लिए उस लोगों को जागरूक किया है और लड़कियों के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई हैं इसके अंदर, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना, उज्ज्वल योजना, नो स्कूल फीस फॉर गर्ल्स योजना। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजना चलाई जिससे कि महिलाएं पढ़ सकें, उनको भी शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड हो सके। My topic is special education courses. स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज जो ऑफर हुए थे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सेट किया गया था एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरह इन 1986। सितंबर 1992 में आरसीआई एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ बना दिया गया था और 22 जून 1993 में एक सैचुरेटेड बॉडी बन गया था। एक्ट को सुधारा गया था पार्लियामेंट के द्वारा 2000 में और इसे और बड़ा कर दिया गया था। इस एक्ट में जो कार्य दिए गए थे वो थे रेगुलेट करना, मतलब नियंत्रित करना और मॉनिटर करना सर्विसेज को जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को दिए गए हैं, और मेंटेन करना क्वालिफाइड प्रोफेशनल और पर्सन्स जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर को। और आरसीआई एक्ट उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा जो अनक्वालिफाइड पर्सन्स इसमें अपनी सर्विस दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कोर्सेज की जो आरसीआई द्वारा अप्रूव हुए हैं। फर्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है जिसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स। सेकेंड है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो डेफ बच्चों के लिए है जिसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, इसका ड्यूरेशन है 1 ईयर। फोर्थ है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है जिसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स। फिफ्थ है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, ये भी हियर इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए है जिसका ड्यूरेशन है 1 ईयर। सिक्स्थ है डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज जिसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स। सेवेंथ है डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन जिसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स। एट्थ है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए है जिसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स। नाइन्थ है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए होता है, इसका ड्यूरेशन है 1 ईयर। 10th है डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, ये है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए जिसका ड्यूरेशन है 1 ईयर। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स जिसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, इसका ड्यूरेशन है 1 ईयर। 13th है डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच जिसका ड्यूरेशन है 1 ईयर। 14th है डिप्लोमा इन हियरिंग एंड एड रिपेयर एंड एयर मॉल्ड टेक्नोलॉजी जिसका ड्यूरेशन है 1 ईयर। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे कर सकते हैं जिसका ड्यूरेशन है 2 ईयर। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो सेरेब्रल पाल्सी प्रॉब्लम वाले बच्चे करते हैं जिसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स।
नेक्स्ट है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स वाले बच्चे करते हैं, जिसका ड्यूरेशन है 2 years। 18th है डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन थेरेपी, जिसका ड्यूरेशन है 2.5 years। थैंक यू। Thank you everybody for listening us so carefully.